हाय गाइस, सो आईपीयू लेटरल एंट्री में मोमेंट्स चैप्टर का ये हमारा सेकंड पार्ट है और टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम वेरिगन्स थ्योरम से। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि जो भी मटेरियल और नोट्स है वो फ्री में डिमांड ना करें मुझसे, वो पेड है और उसे मैंने पेड ही रखा है और टोटल कॉस्ट 600 रुपीज है। अगर आप मुझे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उस नोट्स को पढ़ करके आप एक मंथ में भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, गारंटीड। ठीक है, सो आगे हम पढ़ाई करते हैं और टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर आप इच्छुक हो तभी परचेज करें, कोई दबाव नहीं है। आप YouTube से फ्री वीडियोस देख करके पढ़ सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं। ठीक, सो वेरिगन्स थ्योरम क्या कहता है? देखो, वेरिगन्स थ्योरम एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोई फोर्स है, उस फोर्स का अगर किसी भी एक्सिस पर अगर हम मोमेंट निकालें, वो मोमेंट इक्वल होता है सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट दैट एक्सिस। ठीक, सो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? द मोमेंट ऑफ अ फोर्स about any axis is equal to the sum of the moment of its component about the axis इसे सिंपल से शब्दों और एक डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए ये कोई फोर्स F1 है और इस F1 का अगर हम मोमेंट की बात करें, ठीक, F1 के मोमेंट की बात करें, ठीक, तो मान लीजिए इस F1 थीटा एंगल बना रहा है इसके बेस के साथ, ये हमारा, ठीक है। तो इस F1 के हमने दो कंपोनेंट बना दिए, एक F1 cos थीटा, एक F1 sin थीटा। ठीक है, F1 sin थीटा हो गया और एक F1 cos sin थीटा। ठीक है, हमको चाहिए हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए इस F1 का अगर हम मोमेंट निकालें तो इसका मोमेंट इक्वल होगा इसके कंपोनेंट के मोमेंट के सम के बराबर। इसका मतलब F1 sin थीटा का जब हम मोमेंट निकालें, F1 cos थीटा का जब हम मोमेंट निकालें और दोनों के मोमेंट, फोर्सेस के मोमेंट का सम इक्वल होगा इस सिंगल फोर्स के मोमेंट के बराबर। ठीक, सिंपल सा था, समझ में आ गया? कोई इश्यू है इसमें? नहीं? ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमारा वेरिगन्स थ्योरम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, और पैरेलल फोर्सेस पे अब हम डिस्कशन करते हैं। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या है। पैरेलल फोर्सेस को आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल वेक्टर में, है ना, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। सो पैरेलल वेक्टर्स में आपने देखा था, मान लीजिए ये हमारा v1 वेक्टर है, ये हमारा v2 वेक्टर है, चाहे इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो, ये हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स यानी पैरेलल फोर्सेस भी आपको समझ में आ गए। भाई अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्सेस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही पैरेलल फोर्सेस है। अब इस पैरेलल फोर्सेस के दो पार्ट्स हुए, एक हुआ लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक हुआ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक, सो लाइक पैरेलल फोर्सेस में आप देखेंगे कि दोनों ही फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। दोनों अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, अगर दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव में। ठीक, तो ये हमारे जो फोर्सेस है, आप ध्यान से देखिए, ये हमारे लाइक फोर्सेस हो गए। ये हमारे कौन से फोर्सेस हो गए? लाइक फोर्सेस। ठीक, अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपको पता है, अगर एक फोर्स F1 डायरेक्शन में है तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बोलेंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक,
जो हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, आपको पता है दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारा कितना है, 180 डिग्री है ना। तो अगर हम रिजल्टेंट का इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 cos थीटा। ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है, तो हम यहाँ से हमें पता है कि अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो एक बार जब हमारा ये केस होता है तो रिजल्टेंट आता है F1 प्लस F2, यानी पैरेलल के केस में, लाइक के केस में हमारा रिजल्टेंट होता है सम ऑफ दी फोर्सेस, और जब हमारा अनलाइक होता है तो ये हो जाता है हमारा F1 माइनस F2। कंडीशन है कि F1 इज ग्रेटर फोर्स होंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो जो अनलाइक है उसके केस में माइनस है और जो लाइक है उसके केस में प्लस है। जो हमारा अनलाइक है उसमें F1 या तो F2 माइनस F1 हो सकता है या तो F1 माइनस F2 हो सकता है। कंडीशन ये है कि पहला वाला फोर्स ग्रेटर फोर्स होना चाहिए, यानी बड़ा फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप। तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो जरा देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या है, तो ये है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट इन केस ऑफ वही लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर हमारा लाइक पैरेलल फोर्सेस काम कर रहा है, यानी F1, और ये हो गया हमारा F2, ठीक है। ये A है, ये हमारा B है। मान लीजिए रिजल्टेंट हो गया R, यह पॉइंट C हो गया। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिंपली F1 प्लस F2 है भाई, और रिजल्टेंट की पोजीशन कुछ भी हो सकती है भाई, ये तो हमें पता चल गया। दूसरा आता है कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है ये डिस्टेंस निकालना। ये कैसे पता चलता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, F1 का मोमेंट निकालिए तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज AC इज इक्वल्स टू F2 का मोमेंट निकालिए भाई, तभी तो हमें रिजल्टेंट का पोजीशन पता चलेगा कि A पोजीशन से कितने पर होगा, B पोजीशन से कितने पर होगा। तो सिंपली F1 इंटू AC और F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया भैया BC। तो हम लिख सकते हैं F1 अपॉन BC इज इक्वल्स टू F2 अपॉन AC, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई हमें मोमेंट अप्लाई करना है। आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो याद मत कीजिए, ये याद रखिए, सिंपल, समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि हम C पॉइंट का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर हमें AB गिवन है तो AB माइनस BC कर दिया तो AC पता चल गया। समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल सा। ये 15 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर है, तो ये हमारा 5 मीटर निकलेगा। तो ऐसे करके हम चीजें पता करते हैं कि भाई दो फोर्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अगर रिजल्टेंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस 5 मीटर है, F2 का कितना होगा, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस बना करके देते हैं, वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लाइक का। अब हम देखते हैं अनलाइक का, ठीक है। जब हमारा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगा तो मान लीजिए कि हमारा F1 फोर्स हो गया तो F2 कुछ हमारा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मान लीजिए कि F2 इज ग्रेटर देन F1 है कंडीशन में, तो रिजल्टेंट फोर्स F2 की तरफ होगा, रिजल्टेंट फोर्स F2 की तरफ होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट होगा F2 माइनस F1 बिकॉज F2 इज ग्रेटर देन F1। अब बच्चों ने कहा कि उसके केस में कैसे पता चला, लाइक के केस में कैसे पता चलेगा किधर होगा। सिंपल है, जिधर ग्रेटर फोर्स है उधर की तरफ होगा। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि कितने डिस्टेंस पर होगा। तो मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा C है, तो कितने पॉइंट यानी कितने डिस्टेंस पर होगा, उसके लिए जैसे मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था वैसे ही इसमें भी निकालेंगे। सिंपल हो गया। अगर हम F1 की बात करें तो ये हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज AC इज इक्वल्स टू 4 फोर्स F2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा BC। तो हम बोल सकते हैं F1 अपॉन BC इज इक्वल्स टू F2 अपॉन AC, ठीक है बच्चों। ये बस आपको याद रखने हैं केसेस, और डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है।
बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लाइक सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, मीटर mm कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोग गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, या आपके फोन में ऑलरेडी कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे 1/10 हो, जो भी हो वो आपको सर्च करना है। तो ये केसेस थे हमारे लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में। बाकी और भी हमें फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, जो कि किताबों में दी हुई है वो ऑलरेडी आपको पता है। किताबों में और चीजें बवंडर दी हुई है, ठीक है, हमें उस पर डिस्कशन नहीं करना है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कपल। अब भैया ये कपल क्या होता है, तो समझिए कपल क्या है। कपल है, बनता है, सिंपली मैं बता रहा हूं, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने जो भी बातें हैं वो आपको बता दी कि ये किससे मिलकर बना है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मान लीजिए कि हमारा ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम पे एक फोर्स ये F1 एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ये F2 एक्ट कर रहा है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D, ठीक है। ये क्या है, D। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए, ये किसी एक सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। मेन खास बात क्या होती है कि कपल जो है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं होने देता है बॉडी का। क्या, ये कंप्लीट रोटेशन नहीं होने देता है बॉडी का। दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इज जीरो, यानी इसके केस में रिजल्टेंट जीरो आता है। रिजल्टेंट जीरो आता है, क्यों जीरो आता है, तो इसी वजह से जीरो आता है बिकॉज F1 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो कपल दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मिलकर बना है। तो यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर मैं F1 का मोमेंट निकालूंगा तो वो F2 के मोमेंट के बराबर होगा। F1 पॉजिटिव मोमेंट है, F2 नेगेटिव मोमेंट है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कपल के केस में जो फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा टॉपिक देखना चाहता हूँ कि आपके पेपर में और क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि जो हमारा कपल है वो दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से बना है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो इनके केस में रिजल्टेंट जो होता है फोर्सेस का वो जीरो होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कपल के केस में रिजल्टेंट जीरो होता है, लेकिन रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं होता। ये बात जरूर याद रखना, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो, यानी ठीक है, ये याद रखिएगा कि मोमेंट का जो रिजल्टेंट है, सॉरी रिजल्टेंट का जो मोमेंट है वो जीरो नहीं होता, ठीक है। पता चल गया आपको, ये बेसिक बातें हैं। एक और बात जो मैं और डिस्कशन कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें, यानी कपल की प्रॉपर्टीज है जिसपे हम बात कर रहे हैं। कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर दो कपल्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का सेंस अपोजिट है, तो ये इस सिस्टम को बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब रिजल्टेंट इसी वजह से जीरो, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कपल था और ये हमारा मोमेंट चैप्टर था, और बस इतना ही है मोमेंट चैप्टर में। और कुछ खास चीजें पूछी ही नहीं जाती है आपके IPU लेट में, तो उस पर हमें डिस्कशन करना ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी इतनी ही चीजें आपके डिप्लोमा में पढ़ाई जाती है, इससे कुछ ना तो अलग पढ़ाया जाता है और ना ही कुछ कम पढ़ाया जाता है। अब बात रह गई है न्यूमेरिकल्स पर, तो फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के जैसे हम देख रहे हैं सीक्वेंशियल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ऐसे ही आपके पास मोमेंट चैप्टर के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम बाकी चैप्टर्स के थ्योरी पोर्शन को जल्दी से जल्दी कवर कर सके, देन हम न्यूमेरिकल को एक वे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बना हुआ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।